हेलो स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स की ई लेक्चर की सीरीज में हम देख रहे थे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143 के बारे में। सेक्शन 143 बात करता है जो भी कंपनी ऑडिटर होते हैं उनके क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ होंगे। इसमें मैंने ये भी बताया था कि जो सेक्शन 143 है उसके 15 सबसेक्शन दिए गए हैं और 15 सबसेक्शन में इनके पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात करी गई है और 15 सबसेक्शन को हम डिटेल में देख रहे थे। इसमें मैं 143(1) हमने देख लिया था। उसमें बताया गया है कि ड्यूटी टू इंक्वायर, जो भी ऑडिटर होते हैं उनको किन किन मामलों में कितनी जांच पड़ताल करनी है। इसमें हमने कुछ केसेस देखे थे, कुछ सिचुएशंस देखी थी और उनमें क्या क्या उसको इंक्वायरी करनी, ये भी हमने देखा था। सेक्शन 143(2) बात करता है ड्यूटी टू रिपोर्ट, कि जो भी ऑडिटर होगा, जो भी उसने जांच करी है, जो भी उसने ऑडिट करी है, उसके बारे में वो लास्ट में एक अपनी रिपोर्ट देगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और पेंडल अकाउंट जो बनाए गए हैं वो कंपनी की वास्तविक स्थिति को दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आता है 143 का सबसेक्शन 3। वो बताता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी उसके क्या क्या कंटेंट होंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। इससे आगे हम आज देखते हैं सेक्शन 143(4) के बारे में। सेक्शन 143(4) where any of the matters required being included in the audit report। अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे मैटर इंक्लूड करता है अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में, इज आंसर इज नेगेटिव, जिनका आंसर नेगेटिव है, वो अगर अपनी रिपोर्ट में ऐसे कोई मैटर इंक्लूड करता है जिनका आंसर नेगेटिव है, जिन पे ऑडिटर ने नेगेटिव टिप्पणी दी है और विथ ए क्वालिफिकेशन, देन इन दैट केस, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द रीजन, उसे रीजन कारण बताना पड़ेगा ऑफ सच रिजर्वेशन एंड नेगेटिव रिमार्क, उस नेगेटिव रिमार्क का कारण उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 143 का सबसेक्शन 4 बताता है कि अगर ऑडिटर, अंकेक्षक अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में ऐसे किसी मामले को, ऐसे किसी केस को इंक्लूड करता है जिसका उत्तर नेगेटिव है, नकारात्मक है, जिसपे वो अपनी नेगेटिव रिमार्क दे रहा है, नेगेटिव टिप्पणी दे रहा है, तो उस केस में उसे उस नेगेटिव टिप्पणी देने का कारण भी स्पष्ट करना पड़ेगा। वो बताना पड़ेगा कि क्यों वो इसके ऊपर अपनी नेगेटिव टिप्पणी दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 143 का सबसेक्शन है 5। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 5 बात करता है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। जो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में मैंने बताया था कि C&AG जो होता है वो भी ऑडिटर अपॉइंट करता है, फर्स्ट ऑडिटर वगैरह। तो गवर्नमेंट कंपनी केस में ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा वो बताया गया, वो भी देखते हैं। तो इसमें बताया गया गवर्नमेंट कंपनी C&AG विल अपॉइंट द ऑडिटर टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द कंपनी। C&AG भी अपॉइंट करती है ऑडिट, अगर C&AG अपॉइंट कर रही है ऑडिटर कंपनी की ऑडिट करने के लिए। तो हमने पहले भी देखा था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है C&AG के द्वारा, और फर्स्ट ऑडिटर भी C&AG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वही ऑडिटर अपॉइंट करेगा। इट गिव्स द डायरेक्शंस एंड द मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। साथ ही C&AG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर को डायरेक्शन देंगे कि कैसे उसको ऑडिट करनी है, एंड द मैनर बताएंगे इन विच, जिसमें अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, कि उस जिस मैनर में जो भी गवर्नमेंट कंपनी अकाउंट्स हैं वो ऑडिट करने ऑडिटर के द्वारा। तो भारत के जो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक C&AG होते हैं वो ही सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं, साथ ही उसको दिशा निर्देश देते हैं और वो मैनर, एक तरीका भी बताते हैं कि किस तरीके से उसको सरकारी कंपनी के वित्तीय लेखों की उसको अंकेक्षण करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट कंप्लीट करने के बाद में ऑडिटर का क्या दायित्व बनता है, ऑडिटर विल इशू एंड ऑडिट रिपोर्ट, वह अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन इशू करेगा टू द C&AG, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, विच विल इंक्लूड ऑल द मैटर्स। जो हमने कंटेंट की बात करी थी ऑडिट रिपोर्ट की, वो सारे मैटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करते हुए अपने जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट होगी वो C&AG को ही सबमिट करेगा, उसी को प्रस्तुत करेगा। इन एडिशन टू दिस मैटर, जो मैटर इंक्लूड करने चाहिए, जो कंटेंट होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के, उनके साथ ही द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी शैल स्टेट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, उन मैटर्स को इंक्लूड करने के साथ ही जो ऑडिटर होगा ना गवर्नमेंट कंपनी का, उसको तीन कुछ नीचे भी डायरेक्शन जो वो भी
जो 3 नीचे दिए गए हैं वो भी उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसमें पहले से पहले आता है डायरेक्शन इशूड बाय द C&AG। वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा कि C&AG ने उसको क्या क्या डायरेक्शन दिए थे। द एक्शन टेकन देयर अपॉन, और उन डायरेक्शन के ऊपर ऑडिटर के द्वारा क्या प्रतिक्रिया की गई, क्या एक्शन लिया गया, वो भी वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा। साथ ही दैट द इट्स इम्पैक्ट ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, और जो उन डायरेक्शन के ऊपर जो एक्शन लिया गया है ऑडिटर के द्वारा उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको बताना पड़ेगा। तो हमने देखा कि इसमें बताया कि जो 143 का सबसेक्शन 5 है वो बात करता है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो अपॉइंट किया जाता है C&AG के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा। वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं C&AG, और साथ ही ऑडिटर को डायरेक्शन देते हैं और मैनर बताते हैं कि किस मैनर में उसको गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करना है। और ऑडिटर का क्या दायित्व बनता है, जैसे ही उसकी ऑडिट पूरी हो जाएगी वो सारे मैटर्स को इंक्लूड करते हुए एक फाइनल अंकेक्षण प्रतिवेदन, ऑडिट रिपोर्ट बना के C&AG को प्रस्तुत करेगा। उसमें सारे मैटर इंक्लूड करने के साथ ही उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि C&AG ने उसको क्या क्या डायरेक्शन दिए थे, उन डायरेक्शन के ऊपर उसने क्या एक्शन लिया, और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स पर क्या इम्पैक्ट आया। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 6 क्या कहता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। 143(5) में बताया कि ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा ऑडिटर, C&AG को सबमिट करेगा। जब गवर्नमेंट कंपनी की उसको ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी C&AG को, तो C&AG क्या कर सकता है, C&AG कैन कैरी आउट सप्लीमेंट्री ऑडिट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ऑडिट। तो C&AG जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे, ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उस गवर्नमेंट कंपनी की संपूरक ऑडिट भी, सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है। ये C&AG करवा सकता है, कंपलसरी नहीं है, करवाएगा ही। वो उस ऑडिट को किसी और ऑडिटर से भी करवा सकता है, जो भी उसके लिए क्वालिफाई होगा उसके लिए संपूरक ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। ही में कमेंट अपॉन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर वह टिप्पणी भी दे सकता है। Or the audit report should be sent to this every person to whom audited financial statement are sent. The company of the copy of the audit report shall also be placed at the AGM. ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट है वह उस प्रत्येक व्यक्ति को सेंड करेगा जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको सेंड किए जाते हैं, उन सभी को वह अपने ऑडिट रिपोर्ट की प्रति भी सेंड करेगा। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी AGM में भी रखी जाएगी। जब गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट पूरी हो जाती है और जब ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट C&AG को सबमिट कर देता है, तो C&AG के पास एक पावर होती है कि ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है। और ऑडिटर के पास क्या पावर है कि ऑडिटर जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अपनी टिप्पणी भी दे सकता है, और साथ ही वो ऑडिट रिपोर्ट उनकी कॉपी उन सबको प्रेषित करेगा, उसकी ड्यूटी है वो उन सबको प्रेषित करेगा जिसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड किए जाते हैं। और साथ ही एक कॉपी, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी एनुअल जनरल मीटिंग में भी रखी जाएगी। अब सेक्शन देखते हैं 143 का सबसेक्शन 7 क्या कहता है, इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी C&AG इन रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर shall appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor of a company within a period of 180 days from the commencement of the फाइनेंशियल ईयर, who shall hold office till the conclusion of the जनरल मीटिंग। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो C&AG होता है वो गवर्नमेंट कंपनी के केस में C&AG फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर एक ऑडिटर की नियुक्ति करता है, और वो ऑडिटर कब तक अपनी ऑफिस होल्ड करता है, एंड एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। ये हमने पहले देख लिया था। लेकिन 143(7) ये भी कहता है कि अगर इन केस C&AG फील्स नेसेसरी, अगर C&AG को जरूरी लगता है, आवश्यक लगता है, तो ही में कंडक्ट द टेस्ट ऑडिट ऑफ द कंपनी, तो वह गवर्नमेंट कंपनी की टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है। अगर उसको जरूरी लगता है तो वो टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है। ये चीज बोली गई है सेक्शन 143 के सबसेक्शन 7 में। नेक्स्ट देखते हैं हम 143(8) के बारे में। सेक्शन 143(8) क्या कह रहा है, इन केस द कंपनी ब्रांच ऑडिट हु हैज ए ब्रांच इन इंडिया। तो ब्रांच ऑडिट का जो केस आता है वो बताया गया है सेक्शन 143(8) में। इन केस company has company branch audit who has a branch in India, the audit of such branch can be done by the company auditor। तो अगर किसी कंपनी की कोई ब्रांच है इंडिया में,
इंडिया में कोई ब्रांच है, अगर वो ब्रांच ऑडिट करवा रहा है, उस केस में क्या होगा ये डिटेल में बताया गया है सेक्शन 143 के सब सेक्शन 8 में। द ऑडिट ऑफ सच ब्रांच, उस ब्रांच की ऑडिट कंपनी ऑडिटर जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया कंपनी का वो भी कर सकता है, और एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर एज पर सेक्शन 139, जो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया गया वो भी कर सकता है, या अदर पर्सन भी कर सकता है जो कि एज ए ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई है। सेक्शन 139 में क्वालिफिकेशन हमने देखी थी पहले कौन कौन सी हो सकती है, वो सारी क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए। इन केस द कंपनी हैज ए ब्रांच इज इन सम अदर कंट्रीज, अगर इंडिया के अलावा किसी अदर कंट्री में अगर उसके ब्रांच, उस केस में क्या होगा, देन द ऑडिट ऑफ सच ब्रांच शेल बी कंडक्टेड बाय एन अकाउंटेंट और बाय any such person qualified to be appointed as an auditor as per the law of that country। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, पर ऑडिटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी वो हम देखेंगे उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग, वहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए कौन क्वालिफाइड है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भी ब्रांच ऑडिट कंडक्ट करवाई जाएगी। वहाँ पे अकाउंटेंट से भी करवा सकते हैं सारे, या फिर किसी ऐसे पर्सन से करवा सकते हैं जो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई है। Such branch auditor should prepare a report on the books of accounts of the branch audited by him and send a copy of such audit report to the company auditor। अब ब्रांच ऑडिटर का क्या दायित्व बनता है, क्या ड्यूटी बनती है कि जो भी उसने ब्रांच के जो अकाउंट्स की ऑडिट करी है उस ऑडिट के बेस पे अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, और वो ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी किसको भेजेगा, जो उसकी हेड ऑफिस, जो हेड ब्रांच हेड कंपनी है उस कंपनी के ऑडिटर को भेजेगा। तो जो 143 का सब सेक्शन 8 बात करता है ब्रांच ऑडिट के बारे में। अगर किसी कंपनी की ब्रांच भी है इंडिया में है तो 139 में जो भी क्वालिफाइड पर्सन है वो भी ऑडिटर बन सकता है, या कंपनी ऑडिटर खुद भी जाके वहाँ पे उस ब्रांच की ऑडिट कर सकता है। अगर विदेश की बात करें, इंडिया के बाहर की बात करें, तो वहाँ पे उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई होगा उसको ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा, ब्रांच ऑडिटर जो भी ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी जो ऑडिट कर रहा है वो उस ऑडिट के बेस पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, और उस ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी कंपनी ऑडिटर को सेंड करेगा, जो इसकी कंपनी है उसकी कंपनी के ऑडिटर को सेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 143(9)। सेक्शन 143(9) क्या कहता है, ऑडिटर शेल कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिटर को जब भी वो ऑडिट करेगा, ऑडिट के दौरान जो भी स्टैंडर्ड बने हुए हैं ऑडिटिंग के उन सबको कंप्लाई विद करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। द डेविएशन फ्रॉम द एसीज शुड बी एक्सप्लेन्ड विद द रीजन एज टू व्हाई ही ऑप्टेड शुड बी मेड क्लियर। अगर किसी केस में वो ऑडिट जो भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो मानक हैं, अंकेक्षक मानक हैं, उनको अगर फॉलो नहीं कर पाता है, कंप्लाई विद नहीं कर पाता है, तो उसे अपने ऑडिट रिपोर्ट में कारण सहित एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं इस ऑडिट अंकेक्ष जो अंकेक्षक मानक है, ऑडिट स्टैंडर्ड है, उसको मैं फॉलो नहीं कर पाया, इसके पीछे ये रीजन रहा है, इसका ये इम्पैक्ट आ रहा है। ही शुड रेफर द गाइडेंस नोट एंड अदर मटेरियल released by the ICAI Institute of Chartered Accountant of India from time to time and seek help from the fellow member of ICAI on certain aspect where he is unable to form an opinion। ये भी बताया गया है कि जो ऑडिटर होगा ना वो ICAI इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो भी गाइडेंस नोट जारी किए जाते हैं, कुछ जो मटेरियल रिलीज किए जाते हैं, उन सबको भी फॉलो करेगा, उन सबको रेफर करेगा कि जो भी गाइडेंस नोट टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम गाइडेंस नोट मार्गदर्शक नोट्स गाइडेंस नोट इशू करता रहता है, मटेरियल इशू करता रहता है, उन मटेरियल को भी वो रेफर कर सकता है। साथ ही अगर कहीं किसी भी सिचुएशन में किसी भी एस्पेक्ट पे वो अगर अपना खुद का अपना ओपिनियन बनाने में इनेबल है और नहीं बना पा रहा है, ऐसा मर्द है, उस केस में वह ICAI के किसी दूसरे मेंबर मतलब किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी हेल्प ले सकता है। तो जब भी ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो अपने ऑडिट के दौरान जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं ऑडिटिंग के उन सबको वो कंप्लाई विद करेगा। अगर किसी केस में कंप्लाई विद नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि इस ऑडिट स्टैंडर्ड की उसने पालना नहीं करी है, इसके पीछे ये कारण रहा है, उसे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही उसे जो भी टाइम टू टाइम गाइडेंस नोट्स आते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। जो भी डायरेक्शन इशू किए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कहीं अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा है तो वो किसी और अदर मेंबर की भी हेल्प ले सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 143
10, 143 का सबसेक्शन 10 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट may prescribe the standard of auditing as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India in consultation with and after examination of the recommendations made by the National Financial Reporting Authority. Until such standards are notified, the standards which are issued by ICAI shall be deemed to be the auditing standard for the purpose of audit. अब ऑडिट, अब हमने पहले वाली सेक्शन में हमने बात करी ऑडिट स्टैंडर्ड के बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करता है, और प्रेस्क्राइब कब करता है? एज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग रिकमेंड करता है उनको ही सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करता है, लेकिन वो कंसल्टेशन करता है किसके साथ में? कंसल्टेशन करता है और एग्जामिन किया जाता है किसके द्वारा? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो इसमें होगा कि द अंकेक्षण मानक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है, अथवा भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो भी अंकेक्षण मानक रिकमेंड किए गए हैं उनको राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन सत्ता नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के रिकमेंडेशन के परामर्श और परीक्षण कर सिफारिश कर दी हो उनको। इसमें क्या होगा कि जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एससीआई द्वारा रिकमेंड किए गए हैं उनको एनएफआरए से परामर्श करके उनके एग्जामिनेशन बाद में उनके द्वारा जांच किए जाने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? उनको प्रस्तावित करता है। तो अगर किसी केस में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अंकेक्षण मानक को प्रस्तावित नहीं करता है तब तक जो आईसीएआई द्वारा इशू किए गए उन्हीं को ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट के पर्पज के लिए। तो इसमें बताया गया है कि ऑडिट स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे कि ऑडिटर को ऑडिट के दौरान ऑडिट स्टैंडर्ड को कंप्लाई विद करना पड़ता है। तो ऑडिट स्टैंडर्ड वैसे तो आईसीआई रिकमेंड करता है, तो आईसीआई के रिकमेंड करने के बाद में उन ऑडिट स्टैंडर्ड की जांच की जाती है एनएफआरए के द्वारा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जांच की जाती है, और उसके एनएफआरए के साथ में केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट परामर्श करती है। उसके बाद में उन ऑडिट स्टैंडर्ड को फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब नहीं करती है तब तक जो आईसीआई के द्वारा इशू किए गए ऑडिट स्टैंडर्ड उन्हीं को ही फॉलो किया जाता है ऑडिट के दौरान। अब बात आती है एनएफआरए है क्या? तो एनएफआरए इज रेगुलेटरी अथॉरिटी है और फॉर ऑडिटिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू एडवाइज ऑन मैटर रिलेटिंग टू ऑडिट स्टैंडर्ड इन एडिशन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो टू एक्ट एज रेगुलेटरी बॉडी फॉर द अकाउंटिंग प्रोफेशन। तो एनएफआरए जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन सत्ता है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है ऑडिटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, अंकेक्षण के लिए, अकाउंटिंग के लिए, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वित्तीय प्रतिवेदन होते हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है। वो एडवाइस करती है उन मैटर्स पे, ऑडिट स्टैंडर्ड के मैटर्स पे, साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो रेगुलेटरी बॉडी अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए। तो एनएफआरए क्या रेगुलेटरी बॉडी है जो ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में अपनी एडवाइस करती है, और साथ ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मैटर्स में भी एडवाइस करती है, और अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए भी वो रेगुलेटरी बॉडी है। तो हमने अभी तक देख लिया 143(10) जो सबसेक्शन में बता रहा है कि जो ऑडिट स्टैंडर्ड होंगे, अंकेक्षण मानक होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, लेकिन वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो कि आईसीए के द्वारा रिकमेंड किए गए थे और एनएफआरए के द्वारा जांच किए गए थे उनके, और एनएफआरए के साथ में परामर्श करके सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली इनको प्रेस्क्राइब कर देती है। इससे आगे जो सबसेक्शन बचते हैं उन सबसेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और साथ ही और पावर एंड ड्यूटीज़ का जो ये सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करते हैं। थैंक यू।